हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर जेनेटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बीएससी फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट सेमेस्टर है हमारा, उसमें साइटोलॉजी के एमसीक्यू ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं उसको। और ये सीरीज़ जेनेटिक्स की चल रही है। इससे पहले 20 क्वेश्चन जेनेटिक्स के पार्ट 1 में डिस्कस हो चुके हैं। उसके आगे के लगभग 20 से 30 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जो इस बार एग्ज़ाम के लिए, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 21। टेस्ट क्रॉस इन प्लांट और इन ड्रोसोफिला इन्वॉल्व्स क्रॉसिंग। जो पौधे हैं और ड्रोसोफिला है, ड्रोसोफिला पे वो किसने किया था एक्सपेरिमेंट, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, इस पर टी.एच. हंट मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किया था। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, पौधों में अथवा ड्रोसोफिला में परीक्षार्थ संकरण में उनके बीच द्विसंकरण कराया जाता है। तो पहला ऑप्शन है क्रॉसिंग द F1 हाइब्रिड विद अ डबल रिसेसिव जीनोटाइप। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टेस्ट क्रॉस आखिर होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं ब्रीफली। जब आप एक डाल प्लांट लिए और एक लिए ड्वार्फ, एक लंबा और बौना, इसके बीच में जब क्रॉस कराएंगे तो इससे क्या प्राप्त होते हैं आपको, इस तरह से क्रॉस कराओगे ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इससे भी क्या प्राप्त होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये संकर पौधे प्राप्त हुए। कैसे संकर पौधे, ये F1 पीढ़ी है। क्या है, F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी में जो संकर पौधे प्राप्त हुए हैं, इनको, इनके जीनोटाइप को जानने के लिए आप कराओगे रिसेसिव से, डबल रिसेसिव के साथ क्रॉस कराओगे। तो जब कैपिटल टी स्मॉल टी, इन चारों में से कोई एक ले लिए, इसकी क्रॉसिंग करवाया डबल रिसेसिव से, इस क्रॉस को बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस। इसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस, या हिंदी में बोले तो परीक्षण संकरण। ठीक है, तो इस तरह से परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस कराया जाता है। तो इसमें पूछ रहा है, तो पहला ऑप्शन क्या है, क्रॉसिंग द F1 हाइब्रिड। ये जो F1 में हाइब्रिड मिले थे ना, हाइब्रिड मतलब एक कैपिटल है, एक स्मॉल है, एक लंबा लक्षण वाला है, एक बौने लक्षण वाला, दोनों एक साथ में, तो उसको संकर बोलते हैं, हाइब्रिड। तो क्रॉसिंग द F1 हाइब्रिड विद अ डबल रिसेसिव जीनोटाइप, इस हाइब्रिड के साथ डबल रिसेसिव, दोनों बौने लक्षणों वाले जीन एक साथ में, इसको बोलते हैं डबल रिसेसिव। इसके बीच में जब क्रॉस कराओगे उसको टेस्ट क्रॉस या परीक्षार्थ संकरण बोलते हैं। तो आपका पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। निम्न घटनाओं का ठीक अनुक्रम है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है, ये 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा पहले आया था, उसके बाद में कौन डिस्कवर हुआ, इस तरह से डिस्कवरी के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना है। तो पहला है फॉर्मेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी, आनुवंशिकता के गुणसूत्री सिद्धांत की रचना। फिर है एक्सपेरिमेंट्स व्हिच प्रूव दैट डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल, प्रयोग जिन्होंने सिद्ध किया कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। फिर है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस डिस्कवरी। तो इनमें से अगर देखा जाए तो ये डीएनए की और क्रोमोसोम की बात की जा रही है पहले, और नीचे है मेंडल्स के लॉ, 3rd नंबर। तो मेंडल्स के जब लॉ दिया था मेंडल ने, तब डीएनए और क्रोमोसोम नाम की कोई चीज़ ज्ञात नहीं थी। मेंडल ने कारक नाम, फैक्टर नाम दिया था जीन का। तो सबसे पहले डिस्कवरी किसकी हुई थी, मेंडल्स के लॉ की। तो पहले पोजीशन पे आएगा ऑप्शन 3rd। फिर इसके बाद में अगर देखा जाए तो फॉर्मेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी आया, तो पहले आएगा 3rd, फिर उसके बाद में आएगा 1, फिर उसके बाद में आएगा एक्सपेरिमेंट्स व्हिच प्रूव दैट डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल। इसको हार्से और चेज तो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1952 में फाइनली डिसाइड किया था कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो ये थ्योरी सबसे लास्ट में आई है। तो ये सीक्वेंस हो जाएगा 3rd 1, उसके बाद में 2। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23। द टर्म जीनोटाइप एंड जीन वेयर कॉइंड बाय। जो जीन शब्द था
जीन और जीनोटाइप शब्द किसने दिया था? तो इसको बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सब लोग जानते ही होंगे, WL जोहानसन ने दिया था। इसको याद ऐसे रखो कि जीन जोहानसन, ठीक है, याद रखना। जीन और जीनोटाइप वर्ड जो है इसको जोहानसन ने दिया था। जोहानसन साइंटिस्ट थे, जेनेटिक साइंटिस्ट। क्वेश्चन नंबर 24, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द ओन्स गिवन बिलो विद रिस्पेक्ट टू डाई हाइब्रिड क्रॉस। नीचे दिए जा रहे कथनों में से द्विसंकर प्रसंकरण से संबंधित सही कथन कौन सा है? पहला है टाइटली लिंक्ड जीन ऑन द सेम क्रोमोसोम्स सो वेरी फ्यू रिकॉम्बिनेशन। बात बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि एक ही क्रोमोसोम पर जब दो जीन बहुत ही टाइटली लिंक्ड होते हैं, उनमें सहलग्नता ज़्यादा होती है, तो रिकॉम्बिनेशन जो होता है, पुनर्योगज, वो बहुत कम होता है। इधर देखिए आप, मान लीजिए ये एक क्रोमोसोम है, एक जीन यहाँ पे कोई उपस्थित है और एक जीन यहाँ पे है, एक ही क्रोमोसोम में। इसके बीच में जो लिंकेज है, लिंकेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लिंकेज ज़्यादा है, तो इसमें रिकॉम्बिनेशन है वो कितना होगा? कम होगा। रिकॉम्बिनेशन कम होगा। इसका फॉर्मूला होता है एक, लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिकॉम्बिनेशन। ये जो लिंकेज है, सहलग्नता, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिकॉम्बिनेशन के। हिंदी में बोले तो पुनर्योगज। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा क्रोमोसोम के बीच में सहलग्नता होगी, लिंकेज होगी, रिकॉम्बिनेशन उतना कम बनेगा, ठीक है। और अगर लिंकेज बहुत कम हुई तो पुनर्योगज जो है बहुत ज़्यादा होगा और विभिन्नताएं भी ज़्यादा उत्पन्न होंगी। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए पूछा गया है, तो इसमें पहला ये टाइटली लिंक्ड जीन ऑन द सेम क्रोमोसोम सो वेरी फ्यू रिकॉम्बिनेशन। जो ज़्यादा बंधे हुए सशक्त सहलग्नता वाले गुणसूत्र हैं, जीन हैं, उनमें पुनर्योगज बहुत कम देखा जाएगा। ऑप्शन बी क्या है इसमें? टाइटली लिंक्ड जीन ऑन द सेम क्रोमोसोम सो हायर रिकॉम्बिनेशन। देखो ये तो सरासर गलत बात है, क्योंकि टाइटली लिंक्ड जो ज़्यादा बंधे हुए हैं जीन, वो हाई रिकॉम्बिनेशन नहीं दिखाएंगे, वो बहुत कम दिखाएंगे, तो ये गलत है ऑप्शन। अगला है जीन्स फार अपार्ट ऑन द सेम क्रोमोसोम सो वेरी फ्यू रिकॉम्बिनेशन। एक ही गुणसूत्र पर दूर स्थित जीनों में के पुनर्योगज बहुत कम होते हैं। देखो जो दूर ज़्यादा स्थित होंगे उसमें बहुत कम हो जाएंगे ना, नज़दीक वाले के कंपेरिजन में दूर वाले में कम हो जाएंगे रिकॉम्बिनेशन। अगला है जीन्स लूजली लिंक्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम सो सिमिलर रिकॉम्बिनेशन एज द टाइटली लिंक्ड ऑन। नहीं तो फिर डिफरेंस क्या रहेगा? लूजली लिंक्ड और टाइटली लिंक्ड में फिर डिफरेंट क्या है? जो लूज बंधे हुए होंगे उनमें रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होते हैं, और जो ज़्यादा टाइट बंधे होते हैं, लिंकेज बहुत अधिक होती है, उसमें रिकॉम्बिनेशन बहुत कम होते हैं। इसको याद रखना। तो इसका ऑप्शन पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को PDF भी मिल जाएगा, आप निकाल के वहाँ से PDF से भी दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, व्हेन बोथ एलील्स एक्सप्रेस देयर इफेक्ट ऑन बीइंग प्रेजेंट टुगेदर द फिनोमिना इज कॉल्ड। जब साथ साथ रहने वाले दो एलील साथ साथ अपनी प्रभाव को प्रकट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कोडोमिनेंस। क्या बोलते हैं? कोडोमिनेंस, सहप्रभाविता। डोमिनेंस क्या होता है? जब दो एलील में से एक ही अपने लक्षण को एक्सप्रेस कर पाए, अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करे, उसको बोलते हैं डोमिनेंट या डोमिनेंस। जब दोनों साथ साथ लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं, कैरेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं, तो उसको बोलते हैं कोडोमिनेंस। स्यूडो डोमिनेंस क्या होता है? स्यूडोमिनेंस होता है झूठा। स्यूडो डोमिनेंस में क्या होता है? लग तो रहा होता है कि ये अपने लक्षण को प्रदर्शित करेगा, लेकिन होता क्या है, वो एक्सप्रेस नहीं हो पाता है। एम्फी डोमिनेंस मतलब दो से अधिक जीन एक साथ उपस्थित हों और सभी अपना अपना लक्षण प्रदर्शित कर रहे हों, उसको बोलते हैं एम्फी डोमिनेंस। मान लो ये कैपिटल टी है, ये दोनों अपने अपने लक्षण को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं कोडोमिनेंस। और कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसमें कैपिटल टी अपना लक्षण दिखाएगा
ये खुद को एक्सप्रेस करेगा और ये रिप्रेस हो जाएगा, दब जाएगा, तो इसका लक्षण नहीं आएगा पीढ़ी में, तो इसको बोलते हैं डोमिनेंस। क्या बोलते हैं? डोमिनेंस। क्योंकि ये जो कैपिटल टी है स्मॉल टी पे डोमिनेट करता है और ये दोनों साथ साथ अपने लक्षणों को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो इसको कोडोमिनेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोडोमिनेंस, सह प्रभाविता। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट टाइप ऑफ गैमीट्स will be formed by genotype? This genotype, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, जीनोटाइप से किस प्रकार के युग्मक बनेंगे? तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो किस तरह से इसमें क्रॉसिंग कराई जाएगी। देखो, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई के बीच में क्रॉसिंग करवाना है, तो इससे कितने प्रकार के बन सकते हैं? देखो, पहले जब क्रॉस कराओगे आप कैपिटल आर कैपिटल वाई से, तो इससे मिलेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर कैपिटल वाई स्मॉल आर, फिर स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो इस तरह से 4 आपको नए नए कॉम्बिनेशन मिले हैं। तो इसमें देख लीजिए, पहला कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर है कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो पहला देखिए, इसमें कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो इसमें देख लीजिए, देखो इसको इधर उधर लिखा जा सकता है, इस वाई को पहले लिख दिया आर को बाद, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती। तो इस तरह से आप लोग इसका क्रॉस करा के सेकेंडों में क्वेश्चन हल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, हेटेरोजाइगोट टाल प्लांट। ये हेटेरोजाइगोट है, हेटेरोजाइगोट मतलब अलग अलग प्रकार के हैं, लंबा और बौना, टाल और ड्वार्फ दोनों एक साथ में प्रेजेंट है। इज क्रॉस्ड विद होमोजाइगस ड्वार्फ, होमोजाइगस ड्वार्फ। देखो अब ये कौन सी कंडीशन, ये टेस्ट क्रॉस वाली दिखा रहा है। एक हाइब्रिड है F1 पीढ़ी वाला, उसकी क्रॉस करवा रहे हैं डबल रिसेसिव से, ये होमोजाइगस ड्वार्फ है। देन व्हाट विल बी परसेंटेज ऑफ ड्वार्फ प्लांट्स इन द नेक्स्ट जनरेशन। जो आने वाली पीढ़ी उसमें ड्वार्फ प्लांट जो होंगे, बौने पौधे, उनका क्या परसेंटेज होगा? तो इधर देखिए, ये थे संकर लंबे मतलब हाइब्रिड, इनका क्रॉस करवाए आप बौने पौधों से, तो अगली पीढ़ी में क्या मिलेगा? तो कैपिटल टी स्मॉल टी से कराओगे तो संकर लंबा मिलेगा, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी संकर लंबा पौधा, फिर स्मॉल टी और फिर से स्मॉल टी। तो इसको अच्छे समझिए, ये दोनों पौधे कैसे होंगे? ये होंगे संकर लंबे, और ये दोनों पौधे कैसे होंगे? शुद्ध बौने, बोले तो इंग्लिश में प्योर ड्वार्फ। तो इसमें 50% लंबे बनने हैं और 50% बौने बनने हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 50%। इसमें ड्वार्फ प्लांट बौने पौधों को पूछा था परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर 28, इन डाई हाइब्रिड क्रॉस द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस represented by the Punnett square given below, where yellow y is dominant or white। ये जो कैपिटल वाई है ये येलो के लिए है और स्मॉल वाई वाइट के लिए। कैपिटल वाई स्मॉल वाई पे, या ऐसे बोल सकते हो येलो कलर वाइट कलर पे डोमिनेंट है, एंड राउंड इज डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड शेड्स। अ प्लांट ऑफ टाइप एच विल प्रोड्यूस सीड्स with the genotype identically to seeds produced by the plant of। इसमें बताया गया है ये कि जो यच है, यच का जो जीनोटाइप होगा, ये इतने सारे सीड हैं, इतने प्रोडक्ट मिले हैं इसकी और इसकी क्रॉसिंग से। ऊपर जीनोटाइप है, नीचे जीनोटाइप है, इस साइड में इनकी क्रॉसिंग करवाई गई तो इतने प्रकार के कॉम्बिनेशन मिले हैं। तो ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन से कि जो यच का जीनोटाइप है, उस तरह का जीनोटाइप इनमें से और किसका होगा? तो देखिए, एच जो है इसका कॉम्बिनेशन किससे कराया गया है? क्रॉस। इसका कैपिटल आर स्मॉल वाई और कैपिटल वाई कैपिटल आर से कराया गया है। तो इनमें से जिसका जीनोटाइप इसी तरह का होगा उसके अंदर ऐसे ही मिलेगा। तो देखिए, पहले वाले में कैपिटल आर
कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि इस एच के लिए क्या है कैपिटल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई कैपिटल आर। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन कहाँ मिलेगा? आप जे में देखिए तो इसमें भी नहीं है क्योंकि इसमें वाई आर आ रहा है, इसमें वाई आर कैपिटल वाई स्मॉल आर है ही नहीं। एन में देखिए तो इसमें देखो स्मॉल वाई कैपिटल आर, मतलब स्मॉल वाई कैपिटल आर, यहाँ भी क्या था स्मॉल वाई कैपिटल आर और इसके सामने क्या था कैपिटल वाई कैपिटल आर। तो एन के सामने भी क्या आ रहा है कैपिटल वाई कैपिटल आर, ये सेम मिल गया। देखो एच के लिए देखो जो इधर है वो एन के लिए इधर है, फिर एच के लिए जो इधर है वो एन के लिए इधर, तो सेम जीनोटाइप मिला ना। तो इसका आंसर चला जाएगा आपका एन टाइप में। किसमें? एन टाइप। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला था टाइप एम, फिर टाइप जे, टाइप पी, टाइप एन। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? टाइप एन प्रकार के होंगे। जीनोटाइप एच के समान होगा। क्वेश्चन नंबर 29, द टर्म एलीलोमॉर्फिक एम्प्लाइज। जो एलीलोमॉर्फिक शब्द है इसका क्या मतलब होता है? तो एलीलोमॉर्फिक का मतलब होता है विपरीत लक्षणों वाले साथ साथ में जब प्रेजेंट होते हो उस जोड़े को बोलते हैं एलीलोमॉर्फिक। एनी टू कैरेक्टर्स, कोई दो लक्षणों को बोलते नहीं, ये बात नहीं है सही। ऑप्शन नंबर बी, अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, एक जोड़ा विपरीत लक्षण, एक जोड़ा, हाँ ये राइट आंसर है। जब विपरीत लक्षणों वाले एक जोड़े एक साथ होते हैं तो उस जोड़े को बोलते हैं एलीलोमॉर्फिक। क्वेश्चन नंबर 30, द एलील्स आर, एलील्स होते हैं, एलील्स क्या होते हैं? अ पेयर ऑफ जीन्स गवर्निंग अ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स सच एज टॉलनेस और डॉर्फनेस और आर अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन। यही हम लोग जनरली पढ़ते हैं एलील्स के बारे में। एलील्स क्या होते हैं? व्हाट आर एलील्स? एलील्स आर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, एलील्स व्हिच शो इंडिपेंडेंट इफेक्ट आर कॉल्ड। जो स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंटली अपने प्रभाव को, अपने इफेक्ट को दर्शाते हों उनको क्या बोलते हैं? तो आपको अभी बताया था जो कैपिटल टी है तो ये अपने प्रभाव को अलग प्रदर्शित करेगा और अपने प्रभाव को सेपरेटली अलग अलग अपने अपने इफेक्ट को इंडिपेंडेंटली प्रदर्शित करते हैं। तो इसको बोलते हैं कोडोमिनेंस। क्या बोलते हैं? कोडोमिनेंस। तो इसको ऑप्शन सी बी इज करेक्ट, कोडोमिनेंट एलील्स, सह प्रभावी एलील बोलोगे। क्वेश्चन नंबर 32, व्हेन अ जीन एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म द डिफरेंट फॉर्म्स आर कॉल्ड। जब कोई जीन एक से अधिक रूपों में उपस्थित रहता है तो विभिन्न रूपों को क्या कहते हैं? अरे ये एलील जो होता है ना, एलील की ही डिफिनेशन है। व्हेन अ जीन एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म्स, मोर देन वन फॉर्म्स बोलो या अल्टरनेटिव फॉर्म्स बोलो, बात तो वही है। द डिफरेंट फॉर्म्स आर कॉल्ड, एलील बोलोगे ना उसको, एलील्स। क्वेश्चन नंबर 33, एन एलील इज सेड टू बी डोमिनेंट इफ। एक एलील को प्रभावी कहा जाएगा, कब कहा जाएगा? इट इज एक्सप्रेस्ड ओनली इन हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन। जब नहीं, देखो एलील्स जो है उसको डोमिनेंट तब बोलते हैं जब किसी भी कंडीशन में हो, कहीं भी किसी भी कंडीशन में हो और वो अपने प्रभाव को दिखा रहा हो, अपने इफेक्ट को एक्सप्रेस कर रहा हो, किसी भी कंडीशन में, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, हेमीजाइगस, तो उसको बोलते हैं डोमिनेंट एलील। तो इसमें ऑप्शन देखिए, पहला है इट इज एक्सप्रेस्ड ओनली इन हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन। तो केवल ओनली लग गया, ओनली यही गलत वर्ड यहाँ गलत कर दे रहा है, केवल हेटेरोजाइगस में नहीं। अगला है ऑप्शन बी, इट इज एक्सप्रेस्ड ओनली इन होमोजाइगस कॉम्बिनेशन। इसमें भी ओनली होमोजाइगस पूछा, ये भी गलत हो जाएगा। इट इज एक्सप्रेस्ड इन बोथ होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो डोमिनेंट एलील्स होते हैं उसका इसीलिए डोमिनेंट बोलते हो, हर जगह डोमिनेंट करता है, चाहे होमोजाइगस हो या हेटेरोजाइगस। अगला था इट इज एक्सप्रेस्ड ओनली इन सेकंड जनरेशन। ये तो सरासर गलत ही है भाई, वो पहली पीढ़ी दूसरी पीढ़ी जो डोमिनेंट है हर सेकंड जनरेशन में या फर्स्ट जनरेशन हर जगह प्रदर्शित करेगा अपने इफेक्ट को। क्वेश्चन नंबर 34, अ कैरेक्टर व्हिच इज एक्सप्रेस्ड इन हाइब्रिड इज कॉल्ड। लक्षण जो संकर में प्रकट होता है क्या कहलाता है? अरे तो उसी तो डोमिनेंट बोलते हैं। अरे भाई जो संकर मतलब हाइब्रिड, इसमें कौन प्रदर्शित करेगा? ये प्रदर्शित करेगा कैपिटल टी वाला, और इसका प्रदर्शन नहीं होगा।
इस पीढ़ी में। क्यों? क्योंकि ये इस पे डोमिनेंट है। तो यही पूछा गया है, कैरेक्टर विच इज एक्सप्रेस्ड इन हाइब्रिड इज कॉल्ड। तो इसको डोमिनेंट बोलते हैं, ये इस पे डोमिनेंट है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, डोमिनेंट, या हिंदी में बोले तो प्रभावी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। एन ऑर्गेनिज्म विद 2 आइडेंटिकल एलील्स फॉर अ गिवन ट्रीट इज। एक जीव जिसमें 2 समरूप युग्म विकल्पी हैं एक दिए हुए लक्षण के लिए। जब वो युग्म विकल्पी समान होंगे, जैसे कि लंबाई के लिए अगर देखा जाए तो 2 एक साथ में उपस्थित है, दोनों लंबाई को ही कोड करते हैं, और या फिर ऐसे हों दोनों ड्वार्फनेस के लिए हों, तो इसको क्या बोलोगे? समयुग्म की। क्या बोलोगे? समयुग्म जी, या होमोजाइगस। ये होमोजाइगस हैं एक दूसरे के, ये भी क्या है? होमोजाइगस। और इस तरह से अगर हो कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये है हेटेरोजाइगस कंडीशन, विषम युग्म जी। क्वेश्चन नंबर 36। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट gametes will be produced by a heterozygous plant having the genotype कैपिटल A, कैपिटल B, स्मॉल b, कैपिटल C, स्मॉल c। तो इससे पहले के क्लास अगर आप देखे होंगे तो आपको 100% ये चुटकियों में निकालना आ गया होगा यूँ देख के ही, क्योंकि मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, n की पावर 2 की पावर n गैमीट जब निकालना हो, नंबर ऑफ गैमीट्स, नंबर ऑफ गैमीट इज इक्वल टू 2 की पावर n। अब ये जो n है, n क्या होता है? n होता है नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोसिटी, हेटेरोजाइगोसिटी, ठीक है। तो इसमें आपको क्या दिया गया है? क्वेश्चन है कैपिटल A, कैपिटल B, स्मॉल b और कैपिटल C, स्मॉल c। ये जीनोटाइप दिया गया है। अब पूछ रहा है इससे कितने प्रकार के गैमीट बन सकते हैं। तो इसमें हेटेरोजाइगस कितने हैं? देखो ये स्मॉल है, कैपिटल है, ये एक हेटेरोजाइगस है, और ये हेटेरोजाइगस। ये तो कैपिटल A, तो ये होमोजाइगस हो गए। मतलब हेटेरोजाइगस के नंबर कितना है? n बराबर 2। अब इसको फार्मूले में पुट करेंगे तो 2 की पावर n की जगह पर रखेंगे 2 की पावर 2, n का मान रखेंगे वहाँ पे वैल्यू, तो 2 × 2 इज इक्वल टू 4। तो गैमेट की संख्या कितनी हो जाएगी? नंबर ऑफ गैमेट इज 4। तो इसमें देखिए ऑप्शन पहला है 2 फिर 4, तो 4 आपका सही हो जाएगा। मान लो इसी तरह से भी दिया होता, कैपिटल A, स्मॉल a, कैपिटल B, स्मॉल c, स्मॉल b, कैपिटल C, स्मॉल c। तो इसमें कितने होते? तो 1 2 3, n इज इक्वल टू 3। होमोजाइगोसिटी कितनी है? 3। तो 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 3। 2 × 2 × 2, 2 दूना 4, 2 8। तो इसमें गैमेट कितने बनते? 8। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। मान लो A B, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल C, इसमें पूछे तो इसमें देखो सब होमोजाइगस है। तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा? 0। तो 2 की पावर n, 2 की पावर 0, तो कितना रहेगा? ये 2 ही रहता है। इससे 2 बनते हैं, तो 0 2 प्रकार के केवल बन पाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इजीली निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। व्हेन अ टाल प्लांट विद राउंड सीड्स, टाल प्लांट और राउंड सीड लिया गया है। टाल प्लांट के लिए कैपिटल टी और राउंड सीड के लिए कैपिटल आर, क्रॉस्ड विद अ ड्वार्फ प्लांट विद रिंकल सीड्स। ये स्मॉल टी और स्मॉल आर ये लिए गए हैं किसके लिए? रिंकल सीड और ड्वार्फ प्लांट के लिए। द F1 जनरेशन कंसिस्ट ऑफ टाल प्लांट्स। F1 पीढ़ी में सभी टाल हैं विद राउंड सीड्स। व्हाट वुड बी द प्रोपोर्शन ऑफ ड्वार्फ प्लांट विद रिंकल सीड इन F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में जो होते हैं वो जो डोमिनेंट होते हैं वही अपना प्रदर्शन कर पाते हैं। तो इस तरह से 0% हो जाएंगे ड्वार्फ, अगर देखा जाए ड्वार्फ, रिंकल्ड, इस प्रकार के जीनोटाइप रखने वाले F1 पीढ़ी में 0% होंगे। लेकिन जब आगे की पीढ़ी आएगी तो उसमें इनका जो है अनुपात 9:3:3:1 आता है, 9:3:3:1। तो इसमें जो
इस प्रकार के जीनोटाइप वाले हैं वो 3 प्लांट आ जाते हैं टोटल 16 में से, तो इसको 3/16 भी लिखा जा सकता है इतना परसेंटेज। लेकिन ये F2 पीढ़ी की बात की जा रही है, किसकी? F2 में इतना हो सकता है, इतना परसेंटेज आ जाएगा इस जीनोटाइप का। लेकिन F1 में इस प्रकार के जीनोटाइप का 0% होता है। क्या? 0%, एक भी पौधा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 38, इन पी प्लांट्स येलो सीड्स आर डोमिनेंट और ग्रीन। If a heterozygous yellow seeded plant is crossed with the green seeded plant, what ratio of yellow and green seeds plant would you expect in F1 generation? तो इसको आप लोगों को लगभग इससे पहले 4-5 क्वेश्चन मैंने क्रॉस पे बताया, तो उसी तरह से आप लोग इसको क्रॉस करके फिर देख सकते हैं। तो इसका रेशियो जो है 50:50 आ जाएगा, 50-50% होंगे। क्वेश्चन नंबर 39, A common test to find the genotype of a hybrid is। तो जो टेस्ट क्रॉस होता है, क्या होता है? टेस्ट क्रॉस। उसी से हम लोग किसी भी जनरली कोई भी प्लांट हो जिसका जीनोटाइप नहीं पता है, तो उसका जीनोटाइप, उस हाइब्रिड का जीनोटाइप प्राप्त करने के लिए, जानने के लिए टेस्ट क्रॉस करते हैं। तो देखेंगे ऑप्शन पहला, क्रॉसिंग ऑफ 1 F2 प्रोजेन। देखो F2 की बात ही नहीं आएगी। F1 पीढ़ी का हाइब्रिड उसकी क्रॉस कराओगे किससे? डबल रिसेसिव से, उसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। तो फिर अगला देखिए, क्रॉसिंग ऑफ 1 F2 प्रोजेनी। देखो F2 प्रोजेनी फिर गलत होगा। स्टडिंग द सेक्सुअल बिहेवियर ऑफ F1 प्रोजेनी। तो F1 प्रोजेनी तो करते हैं, लेकिन सेक्सुअल बिहेवियर को थोड़ी ना देखते हैं। फिर है क्रॉसिंग ऑफ 1 F1 प्रोजेनी विद मेल पेरेंट। तो यहाँ पे जब बात जीवों की आ गई है, अगर प्लांट की होती तो क्या लेते हैं हम लोग? डबल रिसेसिव। लेकिन जब बात यहाँ मेल और फीमेल की जा रही है, यहाँ ऑर्गेनिज्म की बात की जा रही है, तो इसमें कौन सा आ जाएगा? मेल पेरेंट। जो मेल पेरेंट है उसकी क्रॉसिंग F1 प्रोजेनी से कराओगे तो उसको टेस्ट क्रॉस जैसे ही ट्रीट किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन डी। तो आज हम लोग यहीं पे क्लास को एंड करते हैं। हमारा और आपका प्यारा सा चैनल BSc वर्ल्ड अमर सिंह, इसको आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और इसी तरह से वीडियो आपको बराबर मिलती रहेंगी। बढ़िया इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो आने की 100% प्रोबेबिलिटी है आपके एग्ज़ाम में, मैं कोशिश करके प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो अच्छे से आप लोग कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करते रहें। टाइम बहुत कम है, एग्ज़ाम हर जगह स्टार्ट हो चुके हैं, लगभग कुछ जगह नहीं हुई हैं, तो वो भी जल्द ही स्टार्ट हो जाएंगे। तो बढ़िया से पढ़ाई करते रहें। स्वास्थ्य का भी अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि आपको नॉलेज कितना भी हो, अगर स्वास्थ्य नहीं से होगा फिर भी दिक्कत हो सकती है। तो हर चीज़ का पैरेलल जो है कॉम्बिनेशन रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।